नमस्कार बच्चों। मैं जागेश कुमार आपका नौकरी मंच के प्लेटफॉर्म पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आपसे वादा किया था पिछली वीडियो में कि हम मैथ्स की सीक्वेंस वाइज आपको वीडियो देने वाले हैं। उसी के क्रम में हम शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, देखिए ये कंसेप्ट वीडियो है नंबर सिस्टम की। और यहाँ से हम नंबर सिस्टम की थोड़ी थ्योरी के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम, ठीक। नंबर सिस्टम यानी कि जिसको हम क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। पद्धति। नंबर सिस्टम जो होता है, ये जो हमारे नंबर इस्तेमाल होते हैं उन्हीं का एक सिस्टम है, उसी को नंबर सिस्टम बोलते हैं। हमें किन नंबर्स पे काम करना है, बेसिकली जो नंबर्स होते हैं हमारे 1 से 2, डॉट 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 या जीरो से यहाँ से और 9 तक चलते हैं, इन्हीं से पूरा सिस्टम बनता है। तो हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, नंबर सिस्टम। और भी दुनिया में कई तरीके के नंबर सिस्टम होते हैं। डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल। हमारा एक होता है रोमन रोमन नंबर सिस्टम होता है। बट हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम होता है, अब नंबर सिस्टम की शुरुआत होती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में इनको सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। अब सम्मिश्र संख्या है, इसका नाम नाम से ही लग रहा है कि मिस इसमें कुछ मिक्सर है, तो वास्तव में ये मिक्सर ही होता है कि दो टाइप के नंबर्स होते हैं, उनका मिक्सर होता है। सबसे पहले नंबर पर होता है आपका रियल नंबर। रियल नंबर्स। सेकंड होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, इनको हिंदी में सम्मिश्र संख्या बोलते हैं, लिख दिया मैंने। रियल नंबर जो होते हैं, इनको हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर होता है, इनको काल्पनिक संख्याएं बोला जाता है। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या बोला जाता है। अब क्या है, हमें सारी चीजें इन्हीं के हिसाब से सेट करनी है, इन्हीं के हिसाब से आगे पढ़ना है, ठीक। तो इमेजिनरी नंबर वाला जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का या नंबर सिस्टम का, उसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत ही पढ़ते हैं, लेकिन उसके बारे में नॉलेज रखते हैं कि वो होता क्या है, हर क्या चीज़ें हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, यहीं से लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एक कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और दो चीज़ों का कॉम्प्लेक्स करके बनाया जाता है। जैसे कि हम लिखेंगे, इसका एक फॉर्मेट मान लो, फॉर्मेट A+IB। जहाँ पे A+IB का मतलब ये होता है, ये तो हो गया रियल पार्ट। रियल पार्ट। ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट दो पार्ट से मिलके बनता है, ये इसकी फॉर्म। अब ये एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ए और बी तो ठीक है, ये आई क्या है? ये आई जो है, ये आई ही इमेजिनरी पार्ट में आता है। ये जो आई है, आई का मतलब होता है आयोटा। और आयोटा का शुद्ध हिंदी में मीनिंग जो होता है, वो होता है बहुत छोटा। बहुत छोटा। बहुत छोटा मतलब तोड़ने योग्य है, जिसको नगण्य भी बोल देते हैं। तो आई का मतलब ये होता है, आयोटा। अच्छा, एक आयोटा ये होता है, तो इसका मतलब कैसे कैसे काम करता है? तो जो आई स्क्वायर होता है, इसको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। आई स्क्वायर की जो होता है, उसकी वैल्यू -1 होती है। -1 होती है, ये कह दें कि आई इक्वल टू होता है √-1। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आगे हम पढ़ेंगे सर्च एंड इंडिसेस में। ये जो साइन मैंने इस्तेमाल किया, इसको जानते भी होंगे। ये साइन जो होता है अंडर रूट का होता है। कभी किसी करनी में, किसी भी करनी की, किसी भी जो पावर बनती है करनी की, कई तरीके की करनी होती है, जैसे रूट वाली, ये क्यूब रूट वाली, इस तरीके से फोर्थ रूट वाली। जो फ्रैक्शन ऑफ पावर होती है, उसी को करनी बोला जाता है। अगर उसमें आपका माइनस साइन आता है, तो इसी को हम आयोटा की फॉर्म में मतलब दे दिखा सकते हैं उसको। जैसे कि आपको बता दूं, मैं ऐसे लिखा हुआ, मान लो ये लिखा हुआ था
यहाँ पे अंडर रूट 3 लिखा हुआ था, वो भी माइनस का, तो इसको ऐसे लिखना गलत है, इसको ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 3, और ये -1 जो था मैंने बताया, -1 की वैल्यू आई स्क्वायर होती है। अगर आई स्क्वायर होती है तो इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पे आई स्क्वायर, लेकिन ये तो रूट चढ़ा हुआ तो इससे बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 3 आई, ये आई बाहर आ जाएगा। इसको पीछे भी लिख सकते हैं। तो ये इनका मतलब होता है। चलिए, इसका काम यहीं पर था। ये बस इतनी सी बात बतानी थी, इसका कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है। क्या करना है, इसका कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है, बस बात बतानी होती है जब फॉर्मेट बता रहे हैं तो। यहाँ से शुरुआत करते हैं, पूरा कंपटीशन से लेना देना इसका है, रियल नंबर्स का, क्योंकि सारी चीज़ें आगे से इसी के हिसाब से चलने वाली हैं। ठीक है। अब जो हमारा रियल नंबर्स है उसको हम फिर से दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि पहला पार्ट होता है हमारा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। जो रैशनल नंबर्स होता है इनको हम हिंदी में परिमेय संख्याएं बोलते हैं, परिमेय संख्या। और जो इरेशनल नंबर होता है इसको इनको हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। अब इनमें बड़ा अंतर होता है दोनों। अब ये परिमेय संख्याएं क्या है और अपरिमेय संख्याएं क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब एक चीज आती है, इसको हम परिमेय संख्याएं क्यों बोलते हैं। परिमेय का वैसे देखा जाए तो इसका नाम जो लिखा हुआ है ये रैशनल लिखा हुआ है, रैशनल, RATI, रैशनल। अब रैशनल से मतलब हिंदी अगर इसकी मीनिंग निकाले रैशनल की, रैशनल का मतलब होता है तार्किक, मतलब जिसमें कुछ तर्क हो, लेकिन वो वहां पे ये वो मतलब नहीं है इसका। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है रेसो से, रेसो, रैशनल बना रेसो से, RATIO, रेसो मतलब अनुपात, रेशनल मतलब अनुपात। यानी कि ऐसी संख्याएं जो अनुपात में है, या फिर उनको अनुपातिक संख्याएं भी बोला जाता है। तो वो मतलब है इस रैशनल से, रैशनल नंबर्स। लेकिन हिंदी में क्या है, देखो हिंदी में लिख रहा है परिमेय संख्या है। परिमेय का मतलब होता है जो परिमित हो या सीमित हो, जिनका कोई दायरा हो, जिनके बारे में बात की जा सकती है, तो वो होती है हमारी परिमेय संख्या है। और दूसरे नंबर पर आती है हमारी इरेशनल नंबर्स, यानी कि अपरिमेय संख्या। इरेशनल का फिर दोबारा से वही मतलब, जो अनुपात में है वो रैशनल, और जो अनुपात में नहीं लिखी जा सकती उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स, यानी कि अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि स्लाइड पूरी हो चुकी है। अगली स्लाइड पर चलते हैं और बढ़ते हैं, यहाँ पर शुरुआत करते हैं। अगर मैंने रैशनल और इरेशनल लिख लिया है तो यहाँ से दोबारा से लिखूंगा रैशनल, रैशनल नंबर्स, और इधर इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर। अब इनको कैसे पहचाने, एक आध क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है, एक आध क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है कि क्या इरेशनल है और क्या रैशनल है। और बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि रैशनल क्या है, रैशनल क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे हम रैशनल नंबर क्या है। इनके बारे में बता दिया वैसे। ये रैशनल नंबर वो चीजें हैं, वो नंबर है जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब P/Q की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, देखो जरा। P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पे Q ≠ 0 होता है, ये है। तो फिर इरेशनल क्या, इरेशनल वो संख्याएं हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यही है खास अंतर दोनों में। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, पीछे बताया था अभी, कि रैशनल नंबर्स क्या है और इरेशनल क्या है। इनको परिमेय बोला जाता है, उनको अपरिमेय बोला जाता है। परिमेय मतलब रैशनल यानी कि जिनको रेशो में यानी कि अनुपात में लिखा जा सकता है, और इरेशनल अपरिमेय मतलब जिनको रेशो में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए वहां पे मैंने काट दिया। अब ये बड़ी चीज है, ये क्या है, P/Q क्या है। अब P/Q क्या है इसके बारे में देखते हैं। जहाँ पे Q ≠ 0 होता है, जितने भी आगे के रैशनल नंबर होंगे सारे इस फॉर्मेट के होते हैं। इसका मतलब अगर रैशनल है तो P/Q, और Q ≠ 0 ये होता है। इरेशनल हमारा वो चलता ही नहीं। देखेंगे आगे। अब इसकी एक और कैटेगरी होती है,
इसमें दो होती हैं जिनकी वजह से हम इनको जानते हैं, और जो इरेशनल है उसमें मात्र एक ही होती है। तो क्या है? पहली है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। दूसरी है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होती, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ये दो कैटेगरी होती हैं। उसकी मात्र एक होती है, इनके बारे में बताऊंगा ये क्या है। ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, दोनों में ही, दोनों में ही चलता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर के केस में। अब ये क्या वाला है, क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और नॉन रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग। देखो जरा इसको ध्यान से, ये क्या चीज़ है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट करेगा, और नॉन रिपीटिंग का मतलब, नॉन रिपीटिंग बट टर्मिनेटिंग का मतलब है कि रिपीट नहीं करेगा बट टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे कि दूसरे वाले की बात करेंगे, मैं नंबर लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने नंबर लिखा 5/2, मैंने नंबर लिखा। अच्छा, मैंने 5/2 लिख दिया। मैंने यहाँ पे बताया था क्या? मैंने यहाँ पे बताया था कि P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। हालांकि इसको मैं फर्दर और अभी रिलेट करके बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस चीज़ को समझो यहाँ। जब मैं 2 से 5 को काटता हूँ तो मुझे पता चलता है कि 2.5 मेरा आंसर आ रहा है, या फिर कट इतनी बार कट रहा है, ये मतलब है। और काट लो, जैसे कि तुम्हें 10 को काटना है, किससे? 5 से काटना है, तो 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10 टाइम वो चला गया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये संख्या ऊपर वाली को जब नीचे वाली से काटा जा रहा है तो वो क्या हो रही है, वो रिपीट नहीं हो रही है बट टर्मिनेट हो जा रही है। टर्मिनेट होने का मतलब ये है कि पूरा पूरा कट जाना, हिंदी में टर्मिनेट होने का मतलब है पूरा पूरा कट जाना। तो टर्मिनेट हो रही है बट रिपीट नहीं हो रही है। नीचे भी देख लो, ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जा रहा है। अगर 10 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो पूरा पूरा कट जा रहा है, 2 टाइम कट गया, बट रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट नहीं होने से मतलब ये है कि इसके आगे कितने भी जीरो लगा लो, जीरो को कभी काउंट नहीं किया जाता, 2 के बाद भी लगाया जा सकता है यहाँ पे पॉइंट लगा के, इस तरीके से। अब जीरो रिपीट होने का मतलब कोई रिपीटेशन नहीं होता है। तो ये मतलब है इसका। और दूसरे नंबर पे हमारा आता है क्या? ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट नहीं होगा बट रिपीट करेगा। जैसे कि यहाँ से देखो, इधर लिख रहा हूँ मैं, इधर लिख रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 10/3। अब इसको काट के देखो जरा, इसको काट के देखोगे, इसको अगर मैं काटता हूँ 3 से, तो 3 3 जा मतलब 3 3 9, 3 बार कट गया। पॉइंट लगाया, एक बचा, अगर पॉइंट लगाया था तो दोबारा जीरो दोबारा से बढ़ गया। ये कितना होगा? 3 3 9, फिर दोबारा से। अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, इन्फिनाइट तक चलता ही रहेगा, ये कटेगा नहीं कभी पूरा। इसी को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, कट ही नहीं रहा, पूरा पूरा चले जा रहा, बट रिपीटिंग और रिपीट कर रहा है, डेसिमल के बाद रिपीट कर रहा है। इसी को बोलते हुए एक और देख लो, जैसे मैंने लिखा 20/6। अब मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ तो 6 × 18, 3 बार ये हुआ, डेसिमल के बाद फिर दो बचा और पॉइंट लगाया तो हमने जीरो बढ़ा लेंगे। तो 3 छंग 6 × 18, ये 3 3 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा। और ये भी कहाँ तक चलेगा? इन्फिनाइट तक चलेगा। तो दोबारा से वही कंडीशन बन गई है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, बट रिपीटिंग, हाँ रिपीट कर रहा है। तो ये मतलब होता है इन दोनों का। और ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है हमारी रियल नंबर की। अब इसमें देख लो, इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। इसका मतलब क्या है? ना तो ये ऐसे चलते हैं इन्फिनाइट तक, और ना ही ये इतने कटते हैं, कट कर टर्मिनेट हो जाते हैं। तो फिर इसमें क्या है? इसमें ये है, इनकी वैल्यू हर बार बदल के आती है। जैसे कि कुछ वैल्यू होती है, जैसे क्या है, पाई हो गया। अब पाई जो है, ये सवाल पूछा जाता है कई बार, कई एग्जाम में पूछा गया है कि पाई और 22/7, पाई और 22/7 दो नंबर ले लिए। वैसे तुम जानते होंगे, बहुत से बच्चे जानते होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा कि पाई इक्वल टू 22/7 होता है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। लेकिन पाई जो है,
ये पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, और 22/7 एक रैशनल नंबर। आगे देख लो, जरा दूसरी स्लाइड पकड़ देता हूँ, आगे देख लो। पाई जो है एक रैशनल नंबर है, और 22/7 इरेशनल नंबर, सॉरी ये इरेशनल है, एक मिनट, इरेशनल, ये इरेशनल है, इरेशनल है। कैसे? जबकि पाई की वैल्यू 22/7 के बराबर होती है, लेकिन पाई रैशनल है और 22/7, पाई रैशनल है, 22/7 एक रैशनल नंबर है। अब ये कैसा हो गया भाई, दोनों चीजें बराबर हैं, पाई बराबर 22/7 है, तो पाई इरेशनल और 22/7 रैशनल कैसे हो गया? वो इस वजह से हो गया क्योंकि ये 22/7 जो वैल्यू ले रखी है हमने, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लगभग की वैल्यू है, ये मानी गई वैल्यू है। सवालों को सोल्व करने के लिए जो हमारे मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं, या ऐसी फिगर जिनका बेस में सर्कल का इस्तेमाल होता है, क्योंकि सर्कल के फॉर्मूले में इस्तेमाल होता है, वहाँ पे हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पे पाई का यूज होता है। पाई का यूज होता है तो हम लगभग की वैल्यू एक रखते हैं, 22/7 के लगभग में आता है, इसीलिए रैशनल है, क्योंकि इसको P/Q की फॉर्म में लिखा भी जा रहा है, ऊपर से ये एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। जबकि पाई क्या है, पाई एक रैशनल वैल्यू होती है, अगर उसको लिखते हैं तो 3.14 डॉट डॉट डॉट, कभी देखना, गूगल करके देखना, इसकी इतनी बड़ी लंबी चौड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी आती नहीं है, और वो भी रिपीट कर करके अलग ही बार होता है, मतलब अलग ही वैल्यू कुछ निकलती है। तो ये होता है दोनों में माइनर डिफरेंस। अच्छा, इतनी बड़ी बात, मतलब इस तरीके की बातें मैंने बता दी, तो तुमसे तो सिर्फ ये सवाल पूछेगा कि 22/7 पाई और 22/7 में कौन रैशनल है और कौन इरेशनल है, ठीक है ना, ये पूछेगा। ये पूछेगा तब तुम बता दोगे ये इरेशनल नंबर है, मतलब पाई इरेशनल है और 22/7 रैशनल है। अच्छा, और भी कुछ होता है क्या रैशनल? हाँ बिल्कुल होता है। जैसे कि जितने भी अभाज्य, अभाज्य छोड़ो, प्राइम नंबर देख लो। पहले तो ये सारे नंबर मुझे बताने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आगे आएंगे सारी चीजें। प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर आपका किसी करनी में रखा हुआ है, करनी के अंदर है, चाहे वो करनी हाफ पावर की हो, 2/3 पावर की हो, 4/5 पावर की हो, कैसी भी करनी हो, अगर प्राइम नंबर रखा हुआ है तो वो कैसा होगा? एक इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि अगर मैं रूट के अंदर 3 डाल दूं, या रूट के अंदर 2 डाल दूं, या रूट के अंदर 5 डाल दूं, तो ये सारे प्राइम नंबर है, सारे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो इरेशनल होगी, या फिर ये इरेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, आई कुछ बात समझ में? और भी कोई भी कितना भी बड़ा नंबर ले सकते हो, 17 हो गया, अरुण 19 हो गया, ये सारे रेशनल नंबर होंगे। अच्छा, इतने सारे लिख दिए। और अगर मैं, क्या मैं 4 डाल दूं तो क्या इरेशनल होगा रैशनल होगा? तो ये तो रैशनल होगा। क्यों? क्योंकि 4 तो होल क्यूब बन जाता है, 2 निकल जाता है इससे बाहर, वैसे भी। और दूसरी बात, 4 जो है वो 4 प्राइम नंबर कहाँ, वो तो कंपोजिट नंबर है, इसलिए वो इरेशनल नहीं इरेशनल होगा। ठीक है, ये दोनों में मेजर डिफरेंस था। ठीक, और क्या होता है, और क्या होता है, और एक और चीज होती है इसी में, क्या, जैसे कि इरेशनल की बात चल रही, इरेशनल के बारे में बात कर रहे हैं, इरेशनल, इरेशनल नंबर्स में क्या है कि अगर अगर हम एक इरेशनल नंबर, चलो इसको देखते हैं, अगर हम एक इरेशनल नंबर ले, अगर हम एक इरेशनल नंबर ले, इरेशनल नंबर्स, तो उस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम उसके साथ एक रैशनल नंबर पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब प्लस, एडिशन, डिवाइडेशन या मल्टीप्लाइकेशन, कुछ भी अप्लाई करते हैं तो उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर में इतनी जानकारी जरूरी थी, अब इसके बाद मैं थोड़ा रैशनल नंबर बता दूं, फिर दोनों को क्लब करेंगे, दोनों को जोड़ के
फिर बताने की कोशिश करेंगे कि क्या इस चीज़ का इफेक्ट होता है। ठीक है ना? तो हम उस चीज़ को देखेंगे। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कहाँ तक देख लिया था? देखेंगे कि इस स्लाइड में हमने रैशनल नंबर में, हमारा रैशनल नंबर में कहाँ तक हो गया था? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया था। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ से अब रैशनल नंबर पे लौट के आते हैं, रैशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स जो होते हैं इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। जैसे अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसे ही करता हूँ क्योंकि समझने में थोड़ी आसानी रहती है। जो रैशनल नंबर है, सबसे पहले हमारे क्या आते हैं? इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स। दूसरे नंबर पे मैं जीरो को रखूँगा, जीरो। तीसरे नंबर पर हमारे फ्रैक्शंस आते हैं, फ्रैक्शन। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इनको पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक। जीरो यानी कि शून्य होता है, और फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न, ये होते हैं। अब क्या है, अगर हमने पढ़ा था रियल नंबर का पार्ट है रैशनल नंबर, और रैशनल रियल नंबर को पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर को भी हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ये मस्ट है, इसके लिए कंडीशन, ये मस्ट है। अगर ये मस्ट है तो ये जब बाकी के जो फंक्शन लिखे हुए हैं, बाकी के जो पार्ट लिखे गए हैं, उसमें भी ये काम करेगा। हाँ, रियल पार्ट, रियल नंबर का पार्ट है तो बिल्कुल करेगा। अच्छा, जो पूर्णांक होता है, अगर पूर्णांक को तुम देखो, पूर्णांक क्या होता है? इंटीजर्स क्या होता है? पूर्ण अंक। पूर्णांक यानी पूरा पूर्णांक, यानी कि ऐसा अंक जो दशमलव में ना हो, जो भिन्न में ना हो, जो और भी तरह की चीज़ें होती है उसमें ना, मतलब कहने का मतलब, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे कि एग्जांपल है ये है, मैं कुछ नंबर्स लिखूंगा, इसमें तुम्हें बताने कि इंटीजर्स कौन है। तो 2 लिख दिया, 5/2 लिख दिया, 3/7 लिख दिया, इस तरीके से। ठीक है, और 0.5 लिख दिया। अब इसमें तुम्हें इंटीजर देखना है। इंटीजर क्या है? पूर्णांक, यानी पूर्णांक इसमें कौन दिखाई दे रहा है? 5/2 अगर 2 इसको काटेंगे तो पूरा नहीं होगा, ये भी नहीं है। 3/7 भी नहीं है, 0.5 भी नहीं, ये तो अपने आप में पूरे है ही नहीं। एक ही पूरा दिखाई दे रहा है, 2। तो ये है पूर्णांक। ये तो थी एग्जाम्पल की बात, या फिर तुम संख्या में कैसे समझते हो इसकी बात। लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें इसका टेक्निकल पार्ट, वो कैसे मानेंगे कि हम ये इंटीजर है। तो इंटीजर की एक प्रॉपर्टी होती है क्या? ये पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, क्योंकि ये रियल रैशनल नंबर है। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और एक खास बात क्या होती है? खास बात ये होती है कि क्यू इक्वल टू वन होगा। ये होती है इंटीजर की पहचान। इतना जान लेना जरूरी है। एक जीरो होता है, एक जीरो होता है, तो जीरो का मतलब भी क्या होता है? कि ये पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। हाँ, खास बात ये होती है कि पी इक्वल टू यहाँ पे जीरो होता है। अब ये क्या चीज़ें सारी अभी मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। ये फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन भी ऐसे ही होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। बट इसके टाइप बनते हैं, कभी पी बड़ा होता है, कभी क्यू बड़ा होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अब इंटीजर्स के बारे में मैं बात कर रहा था। सबसे पहले तो ये समझ लो, पी बटे क्यू बार बार इतनी बार मैं लिख रहा हूँ, ये है क्या चीज़ है? पी बटे क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्या चीज़ है? देखो समझो जरा क्या करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूँ, वापस आ जाऊंगा इसमें दोबारा से बताने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये पी बटे क्यू क्या है? पी बटे क्यू और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्या है? अभी समझाता हूँ। मैंने एक नंबर ले लिया 6, क्योंकि वेरिएबल में थोड़ा कम समझोगे। एक नंबर ले लिया 6, एक नंबर ले लिया मैंने 12। मैंने दो नंबर ले लिए। मैंने 6 को डिवाइड किया 2 से, और 12 को चलो 4 से कर लेते, इससे डिवाइड कर दिया। तो अगर ध्यान से देखें, मैंने जो आपको प्रॉपर्टी बताई है इसके बारे में बताया नंबर सिस्टम में, रैशनल नंबर के बारे में, कि रैशनल नंबर को हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि ऊपर वाला जो होता है, ये पी जो होता है, इसको हम अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर। और जो नीचे लिखा हो उसको डेनोमिनेटर बोलते हैं, डेनोमी। यानी कि ये होता है हमारा अंश हिंदी में, और नीचे वाला होता है हर, ये हर होता है। ठीक है, अंश और हर, यानी कि ऐसी संख्या जिनको हम अंश बटे हर की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर ये हमने लिख दिया, ठीक है। और क्यू नीचे वाला पार्ट होगा, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, वैसे तो सारी शर्तें पूरे कर रहा है।
जो फॉर्मेट है उस हिसाब से सारी शर्तें पूरी कर रहा है। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखते हैं। अगर मैं 2 से 6 को काटता हूँ तो ये जाएगा 3 बार, 3 बार चला गया। बस यही चीज पकड़नी है, बस यही यहीं पे जिस्ट है पूरा इसका। अब 3 बार चला गया, इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि जो 2 था, 2 से तुमने 6 को काटा, उसने 3 बार काट दिया, तो इसका मतलब ये है ये 2 अगर तुम जोड़ जोड़ के अगर 3 बार लिख लो तो तुम्हारा जो 6 है वो बन जाएगा, यानी ऊपर वाला जो अंश था वो बन जाएगा। ये कहना चाह रहा है। अच्छा, ये कहना चाह रहा। तो नीचे वाला देखो, अगर ये 12 है, 12 को अगर तुम 4 से काटते हो तो वो जाएगा 3 बार। तो जिसका मतलब अगर उसका मतलब ये है कि तुमने 2 को 3 बार जोड़ जोड़ के लिखा तो 6 बन गया था। तो इसका मतलब भी ये होना चाहिए कि 4 को कितनी बार जोड़ के लिखूं कि 12 बन जाए। तो 4 को अगर तुम जोड़ जोड़ के अगर 3 बार लिख लेते हो तो तुम्हारा बन जाता है 12। इसको हम जो यहाँ पे है इसको क्वोशंट या भागफल बोलते हैं, इसका जितनी बार कटता है। तो ये बन गया। अच्छा, ये बन गया। तो इसका मतलब क्या, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ? मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, अब आगे बढ़ते हैं और एक काम करते हैं कि क्या मैंने यहाँ पे एक संख्या लिखी, मैंने 6 लिख लेता हूँ दोबारा, और 6 को मैं 0 से डिवाइड करता हूँ इस बार मैं 0 से डिवाइड करता हूँ, जो कि हमारा कंसेप्ट कह रहा है। क्या कंसेप्ट कह रहा है? कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं जब 0 के बराबर मैंने रख दिया। अगर मैंने 0 के बराबर रख दिया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है जो इन पर अप्लाई हुआ होगा कि भैया 4 को कितनी बार जोड़ के लिखूं कोई 12 बन जाए। अब यही बात इस पर दोहराता हूँ कि 0 को कितनी बार जोड़ के लिखूं कि 6 बन जाए। तो मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और आप बता सकते हैं, मुझे बता देना, मैं रुक जाऊंगा कितनी बार जोड़ के लिखूं कि 6 बन जाए। अब इसको तो कोई भी बता देगा, चाहे मैं लिखता ही रहूं, मैं लिखता ही रहूं, कितनी बार भी लिख लूं मैं इन्फिनाइट पे भी पहुंच गया ना। और 0 को जोड़ जोड़ के लिखना तो कभी 6 नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता 6। यही है, यही वजह है जिस वजह से हम नीचे कभी क्यू के नीचे 0 रखते नहीं। यानी कि 0 से किसी भी चीज को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो अपने आप में अनडिफाइंड हो जाता है, उसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता। ये इसको कोई बता ही नहीं सकता कि कितनी बार जोड़ के 6 आ जाएगा। इसीलिए इसको अनडिफाइंड बोलते हैं हम, इसको बता नहीं सकते। तो समझ गए कि पी अपॉन क्यू और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो क्यों जरूरी है और क्यों लिखते हैं सर, क्या इसका मतलब है? कि किसी भी संख्या के बट्टे में अगर 0 आता है तो वो अनडिफाइंड हो जाती है। अब जस्ट इसका उल्टा होता है क्या? इसी चीज को मैं जस्ट उल्टा कर देता हूँ, पलट देता हूँ। चलो वो उसमें 0 में पढ़ लेंगे हम, वो 0 की फॉर्म बन जाएगी। फिलहाल ये जानना बहुत जरूरी था। अब ये बात समझ में आई आप लोगों की? ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं, हम इंटीजर पे लौट के आते हैं। इंटीजर कौन सा था हमारा पार्ट? यहाँ पे आगे थे हम, यहाँ पे। इसमें देखो, अब ये बात समझ में आ गई होगी, मैंने लिख दी। तो ये क्या है? इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, जीरो, शून्य और फ्रैक्शंस, ये क्या है इधर देख लो। पी बटे क्यू यानी कि अंश बटे हर की फॉर्म में होगा, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा लेकिन क्यू इक्वल टू 1 होगा, यानी कि हर वाला जो पार्ट है वो एक होना चाहिए, हर वाला पार्ट। जैसे कि मैं संख्या लिख रहा हूँ, मैं संख्या लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 लिखी मैंने, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 3 लिखी यहाँ, 3 लिखी, 5/2 लिखी, या 7/3 लिखी, ऐसे मैंने संख्या लिख दी। अब मैं संख्या लिख देता हूँ तो तुम देख रहे होंगे कि इनके बटे में क्यू की जगह 2 है, तो यहाँ पे 3 है। तो इसका मतलब ये जो क्यू है बन तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे जो 3 जो लिखा हुआ है, ये 3 जस्ट दिख रहा है, इसके बटे में 1 है, वो दिखता नहीं है। दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि 1 का कोई ऐसी वैल्यू नहीं होती, बटे में 1 टाइम उसको डिवाइड कर रहा होता तो उसको दिखाते नहीं। तो इसका मतलब इसको हम इंटीजर कह देंगे क्योंकि सारी शर्तें पूरी कर रहा है। ये वाली देखो जरा, पी की जगह 3 है, क्यू की जगह 1 है, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, एक जीरो के बराबर होता नहीं है, लेकिन क्यू इक्वल टू 1, तो सारी शर्तें पूरी कर रहा है, इसलिए क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर क्या होती है? संख्याएं अपने आप में सिंगल संख्याएं दिखाई देती हैं तुम्हें, जैसे कि तुमने 500, 50, 14 कुछ भी लिख लो, ये सारे इंटीजर्स हैं क्योंकि इनके सबके बटे में 1 है। हालांकि लिखे ना लिखे, सबके बटे में 1 है। ये हो गया हमारा इंटीजर वाला पार्ट। ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं हम, जीरो। अब जीरो क्या है? जीरो को देख लो, जीरो क्या है और जीरो कैसे बनता है, जीरो की फॉर्म क्या है? जैसे जीरो है, जीरो का फॉर्मेट मैंने ये लिखा। अब वो मैंने अभी जो पीछे आपको बताया था 6/0, वो इन्फिनाइट की फॉर्म या अनडिफाइंड की फॉर्म थी। अब इसमें क्या है? इसका पी जीरो है, यानी कि इसका ऊपर वाला जीरो, तो इसको मैं पलट दूं तो इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/6। लेकिन इफेक्ट क्या पड़ने वाला है? क्या इस फॉर्मेट में बना ये? भाई पी बटे क्यू की फॉर्मेट में तो बन गया। ये पी की जगह है और ये क्यू की जगह है। अच्छा, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ ये बात भी फॉलो कर रहा है, ये भी सही है, अभी तक ये भी सही है। लेकिन ये क्या कह रहा था कि क्या अंश जीरो होता है? अंश जीरो हो गया, हाँ अंश तो जीरो हो गया, ठीक है। लेकिन जो बात मैं ऊपर बता रहा था उसको ही देखो, इसका मतलब तो ये होना चाहिए, ये जो लिख दिया मैंने, कि 6 को कितनी बार जोड़ के लिख दूं मैं कि 0 बन जाए। तो अगर 6 को मैं एक बार भी जोड़ता हूँ ना, एक बार, आगे को तो छोड़ो, आगे को तो जोड़ ही सकते हो, एक बार भी जोड़ता हूँ तो वो संख्या मतलब 0 से तो बड़ी हो ही जाएगी, लेकिन हमें हमसे कह रहा था कि 0। तो इसलिए
एक भी बार ना लेने की ऐसी कंडीशन बनती है। अगर तुमने 6 को एक भी बार लिया तो जीरो से बड़ा बन जाएगा। एक भी बार नहीं ले सकते, और एक भी बार ना को गणित में जीरो बोलते हैं। अगर कोई चीज एक भी बार ना काउंट की जाए तो उसी को जीरो बोलते बोलते हैं, इसीलिए जीरो की फॉर्म होती है। अब अलग से बता देता हूँ। क्या? दो फॉर्म होती है, नंबर बटे जीरो, और जीरो बटे नंबर। बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है। अगर किसी नंबर के बटे में जीरो है तो बनेगा अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड, और अगर किसी जीरो के बटे में नंबर है तो बनेगा। इन दोनों बातों को ध्यान रखें, ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलते हैं ऐसे। ठीक है ना। हमारा इंटीजर हो गया, जीरो हो गया। अब फ्रैक्शंस को आते हैं। चलो फ्रैक्शंस को देख लो। अब फ्रैक्शन क्या है? तो फ्रैक्शन का अलग से एक नई स्लाइड ले लेता हूँ, और फ्रैक्शन का वहां से स्टार्ट करेंगे। फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। अब भिन्न के भी कई टाइप होते हैं, बट मैं उतने बताऊंगा जितने एग्जाम में यूज होते हैं, जितने कैलकुलेशन में यूज होते हैं। जो फ्रैक्शन होती है हमारी, वो कई टाइप की होती है, लेकिन ज़्यादातर जो आपको पहचानना है, इसको पहचानना है, सबसे पहले आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरे नंबर पर होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरे नंबर पर होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। और एक और होता है हल्का सा, तो लिख लो, वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको उचित भिन्न बोलते हैं। उचित भिन्न। इसको क्या बोलते हैं? अनुचित भिन्न। अनुचित। मिक्स्ड मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। अच्छा, बल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? बल्गर फ्रैक्शन को बल्गरी लिख लो, ये बल्गरी होता है। बल्गर का मतलब होता है जो मतलब थोड़ा सा ओड लगे, ओड हो, तो बल्गर बोलते हैं। ठीक है। इसके बारे में बताएंगे एग्जाम्पल के तौर पर। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या कहती है? फ्रैक्शन क्या होता है? अगर ये सारी चीजें रैशनल के अंदर आती हैं तो इसमें भी दोबारा से वही होगा कि पी बटे क्यू की होगी, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ तक तो सही है। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? कंडीशन लिख लो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो होगी, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन जो आपका पी है यानी कि अंश है, वो छोटा होगा किससे? उसे, यानी कि हर से। ये इसकी कंडीशन है प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, दूसरा में क्या है? पहले इसी को समझ लो। चलो, ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर वो अच्छी तरीके से आप समझेंगे इसको। ये मैंने जैसे कि लिखा, मैंने लिखा 2/3। लिखा मैंने 2/3। और लिखा मैंने 5/7। और लिखा मैंने 11/13। मैंने जैसे ऐसे करके लिख दी ये संख्याएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे कभी नहीं पूछेगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या, लेकिन आप समझ गए तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। वैसे तो ये बेसिक ही चीजें हैं। ठीक। उचित भिन्न। देखो जरा सब में ध्यान से, ऊपर वाला पी नीचे वाला क्यू, ऊपर वाला पी नीचे वाला क्यू, ऊपर वाला पी नीचे वाला क्यू है। तो पी सब में छोटा दिखाई दे रहा है, हाँ, नीचे वाले से तो छोटा ही है। सब में छोटा है। ठीक। सब में छोटा है। तो इसी को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और किसी का क्यू क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, वो सभी में दिखाई भी दे रहा है। ठीक है। पहचानना बस, हमें इन पे सवाल इस तरीके के नहीं आते, जिस तरीके के आते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। आगे होता है पी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ये भी पी बटे क्यू की फॉर्म का होता है। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो भी होता है, लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि इसका पी यानी कि अंश बड़ा होता है किससे? हर से। इसका अंश बड़ा होता है हर से। अब जो संख्याएं मैंने यहाँ पे ली है, इनको जस्ट तुम पलट दो, फिर दोबारा से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये 3/2 हो जाएगा, और ये 7/5 हो जाएगा, और ये 13/11 हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो सबका अंश बड़ा हो रहा है, यानी कि सबका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है सबसे। यहाँ एक बड़ा है, यानी जितना भी बड़ा है फिलहाल डेनोमीटर नीचे वाले से बड़ा। ठीक है ना। इसी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक। इसमें इतना ही था। इसमें देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है? अब जी जैसा कि इसका नाम है मिक्स्ड, तो मिक्स का मतलब क्या है? ये भी ऐसा ही होगा, पी बटे क्यू की फॉर्म का होगा, क्यू इज नॉट इक्वल टू
जीरो होगा। ठीक। तो और क्या होगा इसमें, और ख़ास बात ये होती है कि ये मिक्स्ड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो इंटीजर होता है और प्लस एक फ्रैक्शन होता है, वो भी प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन ये होता है। उसके नाम में ही मिक्स्ड है, मिश्रित है, तो दो चीज़ों से मिश्रण बना हुआ उसका, इंटीजर और प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो इंटीजर हम बता चुके हैं तुम्हें इंटीजर होते क्या है। जैसे कि मान लो मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल लिख दूँ पहले इसका। एग्जाम्पल मैंने लिखा, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 10/3, 10/3 लिख दिया। ठीक है ना। अगर ध्यान से देखो तो ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ये इम्प्रॉपर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई उसका अंश बड़ा है, अंश बड़ा है हर से, हाँ बड़ा हो रहा है। लेकिन इसको लिखने का एक तरीका ये वाला नहीं होता है। अगर इसको ऐसा लिखा जाए, ऐसे हम सिंप्लीफिकेशन में हमें बहुत देखने को मिलेंगे, सरलीकरण में, तो इससे अच्छा पहले देख लेते हैं उसका मतलब क्या होता है। इसको अगर मैं डिवाइड करूँ 10 को, तो 3 तिया 9 और 1/3, यानी कि 3 सही 1/3 इसको लिखा जाएगा। अगर इसको लिखा जाएगा तो इसको, अगर इसको तुम देखो ध्यान से, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1/। तो ये जो 3 है ये इंटीजर पार्ट ना हो गया, यही तो मैं बता रहा था, ये पूर्णांक वाला पार्ट है। और ये 1/3 जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन ना हो गया, क्योंकि उसका अंश छोटा है हर से। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इनको। ठीक है ना। ये क्लासिफिकेशन था। एक और छोटा सा रह गया ये बल्गर फ्रैक्शन, चला इसको अलग से देख लो। बल्गर का मतलब क्या होता है, वैसे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन बल्गर फ्रैक्शन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बल्गर फ्रैक्शन, अब क्या है बल्गर फ्रैक्शन। बल्गर फ्रैक्शन ये है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझ लो, वैसे इतना तो चलेगा इसमें भी, ये तो हो गई P/Q और Q जो नॉट इक्वल टू 0, ये तो हो गई। जैसे कि सॉरी मैंने लिखा 16/12, मैंने एक फ्रैक्शन लिख दिया। ठीक है। अब ये लिख दिया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है, ये तुमने लिख तो दिया, लेकिन ये इस तरीके से लिखना गलत होता है। तो फिर क्या सही होता है, जो चीज़ें कॉमन है इनमें वो निकाल लो। इस 16 को 4 × 4 लिख सकते हैं और 12 को 4 × 3 लिख सकते हैं, 4 × 12। अब देखेंगे ध्यान से तो ये 4 दोनों में कॉमन है। अब अगर ये 4 दोनों में कॉमन है तो यही इसको बलगर बना रहा है, यानी कि गंदा बना रहा है, यानी कि रिलेवेंट नहीं बना रहा है। तो इसको काट के अलग कर देते हैं, इसी को हम काटना बोलते हैं। इसी चीज को हम मैथ्स में काटना बोलते हैं, जिसको तुम मतलब कि संख्या में कुछ कॉमन पार्ट होता है उसको निकाल देते हैं, तो इसको हम 4/3 लिखेंगे इसकी जगह पे, बस इतना ही लिखेंगे। ठीक है ना। तो ये था भिन्न, जो सारी चीजें मैंने तुम्हें बतानी थी बता दी। अब मैं एक लास्ट पार्ट मैंने शुरू में बताया था, मतलब कि लास्ट में जाकर तुमको बताएंगे इसके बारे में, ये सारी चीजें कंफर्म होगी। जैसे कि मैंने क्या कहा था पहली स्लाइड में, कहाँ बोला था, इसमें बोला था शायद, इसमें बोला था मैंने कि ये दो चीजें लिखी थी क्या, कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीटिंग बट नॉट टर्मिनेटिंग। और इधर जो इरेशनल नंबर था उसमें मैंने कहा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अच्छा, तो अब मैं इनमें अंतर बता देता हूँ। अंतर वैसे मैं बता चुका हूँ, इनमें मतलब दोनों में क्या रिलेशन है, वो मैं क्या बताने वाला था, वो चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है ना। तो जैसे कि एक स्लाइड ले लेता हूँ, ये है सवाल कैसे आया है, एक सवाल आया हुआ है, वो सवाल को लिख देता हूँ। ये सवाल था, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय क्या है। और ये रहे आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, लिख देता हूँ इंग्लिश में, लिख देता हूँ, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, और ऑप्शन है जैसे कि ए, बी और, चार ऑप्शन मैंने लिखे, इनमें से तुम्हें बताना है। वैसे इस बात को तो सभी जानते होंगे। मैंने लिखा सबसे पहला 22/7, मैंने लिखा √121, फिर मैंने लिखा 0.269, और एक मैंने लिखा पाई। तो इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरिमेय संख्या है।
हालांकि तुम ये बात तो जानते ही हो, क्योंकि मैं अभी बता चुका हूँ कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे पाई ना रखता मैं, मान लो यहाँ पे मैंने पाई ना रखा, मैंने कुछ और रख दिया, मैंने रखा यहाँ पर √19, ये रखा। अब कौन सा हो जाएगा इसमें अपरिमेय संख्या? ये भी मैं बता चुका हूँ कि अगर अभाज्य संख्याओं को, यानी कि प्राइम नंबर्स को अगर रूट के अंदर तुम डाल के रखते हो, तो वो कैसी हो जाती है? अपरिमेय हो जाती है। तो यहाँ पे ये √19 हो जाती है। और ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी परिमेय है। इसके बारे में हम बता चुके हैं। ये √21 का मतलब क्या है? ये 11 बन जाएगा, ये तो परिमेय इंटीजर है। और ये क्या है? एक डेसिमल है, 0.26, एक डेसिमल, ये भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। एक और बात, हाँ, रैशनल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल दो संख्याएं लिख रहा हूँ मैं। तो मैं करना क्या जा रहा हूँ, मैं जो ऑपरेशन बता रहा था, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो इसमें लगते हैं, उसको देख लो। अगर एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर्स को हम मिलाते हैं, यानी कि जोड़ते हैं, तो संख्या जो रिजल्ट बनता है वो कैसा होता है, ये आपको बताना है। और एक रैशनल है और दूसरी भी रैशनल है, तो फिर क्या होगा? ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ये रैशनल है, तो क्या होगा? और ये इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, तो क्या होगा? ये चीज़ें आपको बतानी है, ठीक। क्योंकि ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, वो कंफ्यूज कर सकता है, ठीक। ध्यान रखना, अगर रैशनल इरेशनल में उनके बीच में अगर कहीं प्लस आ रहा है और उसमें एक बार भी रैशनल तुम्हें दिखाई दे रहा है, जैसे इसमें यहाँ पर हो गया, इसमें यहाँ पे हो गया और इसमें यहाँ पर हो गया, तो वो पूरे उस रिजल्ट को इरेशनल ही कर देगा। इसमें इरेशनल आएगा, इसमें भी रैशनल आएगा और इसमें भी रैशनल आएगा, लेकिन यहाँ पर रैशनल आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? दोनों जगह रैशनल है, इरेशनल कहीं है ही नहीं। यानी कि परिमेय और अपरिमेय, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और दूसरी चीज़ देख लो। दूसरा क्या है? अभी तो मैंने प्लस वाला करा है, तो फिर साइन तो और भी होते हैं। जैसे मल्टीप्लाई का साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, यानी कि रैशनल मल्टीप्लाई रैशनल, रैशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, इरेशनल मल्टीप्लाई रैशनल, और इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल। शॉर्ट में लिख के बता रहा हूँ, समझ जा। अब देखो इसमें क्या, इसमें भी वही लगेगा। अगर जिस भी रिजल्ट में, या जिसको भी तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसमें एक बार भी अगर इरेशनल नंबर आ रहा है, जैसे इसमें यहाँ आया, इसमें यहाँ आया, इसमें यहाँ आया, तो वो सारे इरेशनल ही बनने वाले हैं, सब इरेशनल बनेंगे। लेकिन इसमें एक भी जगह नहीं है, तो ये रैशनल बनेगा। तो हमने एडिशन कर लिया, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में दोनों सेम चलता है। ये मल्टीप्लाइकेशन हो गया, यानी कि गुणा में हो गया। अब डिवाइडेशन में और देख लो, डिवाइडेशन में और देख लो, डिवाइडेशन में कैसा होगा? देखो जरा डिवाइडेशन में, जैसे कि, मतलब क्या कर रहे हो? ये रैशनल है, ये अपोन रैशनल है, ये डिवाइडेशन, ये रैशनल है अपोन इरेशनल है, ये रैशनल है, क्या कर लो, ये इरेशनल है अपोन रैशनल है, और ये इरेशनल अपोन इरेशनल है, ऐसे है। तो रिजल्ट क्या होगा? यहाँ से तो रैशनल ही आएगा, यहाँ से क्या आएगा? वही है सारी चीज़ें। एक बार भी अगर इरेशनल आ रहा है, एक बार भी इरेशनल आ रहा है, तो रिजल्ट जो होगा इरेशनल हो, रैशनल और रैशनल। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? रैशनल। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एक जगह ये थ्योरी फेल हो जाती है, कि कहाँ पे, देखो जरा, कहाँ पे फेल होती है, वो बता रहा हूँ। जैसे कि ये कॉन्जुगेट के केस में फेल हो जाती है। अब ये कॉन्जुगेट क्या है? संयुग्मी, बहुत पढ़ा होगा कॉन्जुगेट, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं संयुग्मी, संयुग्मी। अब संयुग्मी क्या होता है? संयुग्मी ये होता है, ट्रिगो में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको, बात नहीं है यहाँ पे, समझो। जैसे कि मैंने लिखा 2 - √3, ये लिखा मैंने। तो अगर मैंने ये लिखा, तो इसका अगर तुम्हें संयुग्मी बनाना हो, कॉन्जुगेट बनाना हो, तो जस्ट साइन को उल्टा कर दो, बाकी सारी चीज़ें ऐसी उतार दो। तो ये इसका उल्टा या संयुग्मी होता है। अब इसमें क्या, अब तुम ध्यान से देखो, मैं तुमसे पूछूं कि ये जो नंबर है पूरा, ये क्या है और ये नंबर कैसा है? यानी कि रैशनल और इरेशनल में अगर मैं बताने हो, तो ये नंबर बताओ कैसा है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ये तो रैशनल है, ये इरेशनल है, और रैशनल में से इरेशनल घट रहा है। इसका मतलब एक बार तो इरेशनल आ रहा ना, तो इरेशनल बनेगा। और ये क्या है? ये रैशनल, ये इरेशनल। अब दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, लेकिन एक बार तो इरेशनल आ रहा, तो ये इरेशनल।
अगर इन दोनों को जोड़ना पड़ जाए, इनको और इनको दोनों को जोड़ना पड़ जाए, तो दोनों इरेशनल 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 आने चाहिए। रूल के हिसाब से तो इरेशनल आना चाहिए भैया, दोनों जगह रैशनल है तो इरेशनल आना चाहिए, लेकिन इसका क्या आता है, रैशनल। अब ये कैसे हो गया, अब ये कैसे हो गया, जोड़ कर देखो। 2 - के √3 प्लस के 2 + के √3, ये लिखा मैंने, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 तो रैशनल होता है, 4 तो रैशनल होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, कॉन्जुगेट के केस में जो बातें मैंने बताई है वो कॉन्जुगेट के केस में नहीं चलती है। ठीक। अब मल्टीप्लाई करके भी देख लो। अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2 - के √3 मल्टीप्लाई 2 + के √3, इनको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4 - के 3 यानी कि 1। और 1 तो रैशनल होता है, इरेशनल होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये बात मैं बताना चाहता है, इसको ध्यान रखेंगे। रैशनल इरेशनल सब हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, मुझे लग रहा है कि कंसेप्ट क्लियर हो गया है इन सब चीज़ों को देख के। आगे देखते हैं, नंबरों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम में ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन नंबर किस टाइप का है। ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें सब हो गई। जैसे कि इसमें काफ़ी मतलब नंबर्स होते हैं, टाइप टाइप होते हैं नंबर्स के। जैसे कि सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं हिंदी में। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या है, वैसे नाम में ही दिख रहा है कि बेसंख्या है जो हमें प्रकृति ने दी है। प्रकृति कौन है, प्रकृति क्या है, हर चीज प्रकृति ने बनाई है। अब हर चीज नहीं बनाई, बहुत सारी चीजें प्रकृति ने बनाई है। इंसान, पेड़ पौधे, धरती, ग्रह, ये सारी चीजें प्रकृति ने बनाई है। तो ये नंबर भी प्रकृति ने बनाए होंगे। अब ऐसा मतलब कि मैं सिर्फ तुम्हें लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज को जोड़ के। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन चीजों पर कि कोई अपनी दावेदारी नहीं ठोक सकता, कोई अपना दावा नहीं कर सकता कि मैंने बनाए, मेरी किताब से लिए गए हैं, या मैंने इनका मतलब कि आविष्कार करा है, उन्हीं को प्राकृतिक चीज में डाल कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे कि कोई नहीं कह सकता कि नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनाइट तक चलते रहते हैं, इनको ये मैंने लिए, ये यानी कि मेरी बुक से लिए गए हैं, मैंने बनाए इन्हीं को, इसलिए इनको प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ये नेचर ने दिया है हमें, नेचर मान लेते हैं, जैसे हमारे वेद होते हैं, कोई दावा नहीं करता कि हाँ इन्होंने लिखे, उन्होंने कहा। हाँ संकलन करता हो सकते हैं, लेकिन उनको लिखने वाला नहीं हो सकता। उसी तरीके से प्राकृतिक नंबर होते हैं, इनका संकलन है, यूज कर रहे हैं सब, लेकिन लिखे किसने उसको बारे में कोई नहीं जानता। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है इतनी थ्योरी की। पर याद रखना चाहिए कि 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक होती है नेचुरल नंबर्स, और इनको हम कैपिटल एन से दिखाते हैं, कैपिटल एन। दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स, ये होल नंबर्स क्या होते हैं, इनको बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं कुछ नहीं है, बस ये एक से पहले जीरो और इसमें शामिल हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसी रहेंगी इन्फिनाइट तक। ठीक है, जीरो से इन्फिनाइट तक। अब ये इसने जीरो इसके अंदर डल गया, ये अपूर्ण थी अभी तक, तो पूर्ण हो गई, क्योंकि जीरो जीरो का तो आविष्कार हुआ है ना। जीरो नेचर ने नहीं दिया, ये बाद में आविष्कार हुआ इसका। अगर बाद में आविष्कार हुआ तो इसमें डल के इसने पूर्ण कर दिया, क्योंकि जीरो के बिना बहुत सारी चीज़ें अधूरी थी, इसलिए ये पूर्ण हो गई है। और इसको हम दिखाते हैं डब्लू से, होल नंबर्स हो गए। अब क्या है, मात्र जीरो के पढ़ने से वैसे तो कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आगे देखना, एवरेज का क्वेश्चन होता है, उससे अंतर दिखाई देता है। ठीक है। जब एवरेज शुरू होगा, मैं एवरेज आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको अंतर दिखाई देगा इन दोनों बातों में कि नेचुरल नंबर क्या है और होल नंबर क्या है, कि वहां पे यूज ज्यादा है उसका। अब देखो, अभी तो सिर्फ इतना ही समझ लो। आगे बढ़ते हैं हम, आगे आते हैं हमारी क्या आगे आते हैं हमारी अभाज्य संख्याएं। पहले दो चीजें लिख लो यहाँ, ये यहाँ लिख लो, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, पहले इवन और ओड लिखो, इवन और ओड लिखो, टाइम बाद में बताएंगे। इवन नंबर्स, इवन नंबर्स हिंदी में इसको बोलते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं। अब इसकी थ्योरी और उसकी थ्योरी में थोड़े कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। जैसे कि इवन नंबर्स के सम संख्याएं, इसकी सीधी सी डेफिनेशन है डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई, मतलब कि जो दो से डिवाइड हो जाए वो क्या होता है, सम संख्या होती है। तो हिंदी में लिख लो, जो दो से विभाजित
हो जाए, जो दो से विभाजित हो जाए उसको हम सम संख्या बोलते हैं। तो दूसरे नंबर पर होती है हमारी ओड नंबर, पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है। चौथे नंबर पर होती है हमारी ओड नंबर्स, ओड नंबर्स, ओड नंबर्स, यानी कि क्या बोलते हैं इनको, कि सम संख्याएं, संख्या है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो दो से डिवाइडेड ना हो, लेकिन नोट डिवाइडेड बाई टू, नोट डिवाइडेड बाई टू। अब डेफिनेशन के हिसाब से चलना है, मैं नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। जो दो से विभाजित न हो, ये हो गया इवन ओड। आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं और, 5 में इवन ओड हो गए। अब आते हैं हमारे, चलो आगे से करते हैं, अगली स्लाइड पे करता हूँ, जगह थोड़ी कम बची है। प्राइम का छठे नंबर का शायद, प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्याएं हैं तो इसका क्या मतलब है, किसको बोलेंगे अभाज्य संख्या है, इसकी डेफिनेशन में और क्या बोलते हैं सम विषम की डेफिनेशन में, इवन ओड की डेफिनेशन में गलती करते हैं बच्चे। आज मैं बता रहा हूँ, इसको याद रखना बस। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, विच हैव, विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, इटसेल्फ एंड वन, वन, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। वह संख्या खुद और वन, ये है, विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, इटसेल्फ एंड वन, यानी कि अब प्राइम नंबर्स उनको बोलेंगे जिनके केवल दो ही फैक्टर होंगे, दो ही गुणनखंड होंगे, वो संख्या खुद और एक, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, वह संख्या वह संख्या खुद और एक। ये इनकी डेफिनेशन है। अब हिसाब से देखो जरा कैसे, अगर ये डेफिनेशन तो मतलब क्या है, जैसे कि मैंने लिखा 2, 3, 5, एग्जाम्पल है ये, 7, और क्या होगा 11, 13, 19, डॉट 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 बढ़ते रहेंगे आगे को, ठीक है। काफ़ी नंबर होते हैं, ध्यान से देखो इनके दो फैक्टर कैसे है, दो जो है वो दो को दो बार लिख दो तुम, और उसे डिवाइड करके देखो, एक से एक बार और एक बार उसी संख्या यानी कि दो से ही। अब ये 3 है, 3 को डिवाइड करके देखो, 3 है, एक बार बटे में एक, एक बार बटे में 3, 5 है, एक बार बटे में एक, और एक बार बटे में 5। अच्छा जब डिवाइड करोगे तो यहाँ भी कट जाएगा, ये 2 आएगा, और यहाँ पे कटेगा 1 आएगा, यहाँ पे काटेंगे 3 आएगा, यहाँ पे काटेंगे 1, यहाँ पे काटेंगे इधर 5 आएगा, और यहाँ पे काटेंगे तो 1 आएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो ये पलट जा रहे हैं, है ना, पलट जा रहे हैं, यानी कि दो ही फैक्टर हैं। अच्छा दो ही फैक्टर कैसे, और किसी से क्यों नहीं काट कर देख सकते हैं, देख लो, ये 2 रखा था, अगर तुमने 4 से काट दिया इसको, या फिर 3 से काट दिया, तो ये कटेगा ही नहीं पूरा पूरा, ये डेसिमल में आंसर देगा, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है ना। तो ये बताना चाह रहा था मैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर हो, वो संख्या खुद और एक, वो ही प्राइम नंबर्स होते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर, 7, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, इसको बोलते हैं हम भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यहाँ पे लिख लो, उसकी जस्ट अपोजिट है, विच हैव, विच हैव मोर देन टू, मोर देन, मोर देन टू फैक्टर्स, टू, ठीक है ना, जिनके, ये मत कह देना कि 3 होते हैं, मोर देन टू, कितने भी हो, जिनके 2 से
ज़्यादा, जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, ठीक है, उनको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। भाज्य यानी कि विभाजित का नाम ही भाज्य है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, जैसे कि जैसे कि 4 और 6, 8, 10, 12, 14 और डॉट 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 आगे कोई ऐसी है। ठीक है। अब ये जो 4 होता है ये सबसे छोटा, उसमें बताना मैं भूल गया पिछले वाले में, पिछली स्लाइड में देख लो जरा। सबसे छोटा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ये देख लो, सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट एंड इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो सम होता है, इवन होता है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर है सब विषम होते हैं। ये सवाल भी बन सकता है। ठीक है। सबसे छोटा होता है और सम होता है। आगे देखते हैं। आगे हम क्या कर रहे थे? हाँ, इसमें इस पर आए थे। कंपोजिट प्राइम नंबर, अभी 4 क्या है? 4 को लिख लेंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी कि सबसे छोटा, सबसे छोटा, छोटा या छोटी भाज्य संख्या। लेकिन इसके बारे में देख लो, 2 से ज़्यादा फैक्टर कैसे होते हैं? 4 रखा है, 4 के कितने टुकड़े बन सकते हैं भाई? कितने टुकड़े बन सकते हैं? सबसे पहले ये जानने के लिए उस नंबर को और एक को तो लिख ही लो, जो जो हमने बताया था प्राइम नंबर्स में। तो एक से 4 से तो जाएगा ही, अच्छा और किसी से नहीं जा सकता, जाएगा 2 से जाएगा। हो गए ना 2 से ज़्यादा, 2 तो ये हो गए थे, 2 से ज़्यादा हो गए 3 हो गए, 6 उठाओ। अगर 6 को उठाते हो तो 6 किस किस से जाएगा? 1 से और 6 से तो जाएगा ही जाएगा। और क्या से जाएगा? ये 2 से ही जाएगा, ये 3 से भी जाएगा, तो 4 टुकड़े हो गए, तो 4 फैक्टर हो गए, तो बड़ा हो गया। 8 को देख लो, 8 को अगर 8 को उठाते हो तो 8 के कितने टुकड़े बनेंगे? 1 2 3, ऐसे कर लिया मैंने। 1 से और 8 से तो जाएगा ही, और किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, तो ये तो 2 से ज़्यादा टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए। इसका मतलब क्या है? ये सारे कंपोजिट नंबर हैं, यानी कि इनके टुकड़े 2 से ज़्यादा हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो गए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इतने ही थे कंपोजिट नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अगली स्लाइड ये है। अब हम करेंगे क्या? को प्राइम नंबर्स। ये शायद नवा है, 8 9, हाँ 9 को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। अब ये क्या होती है सहभाज्य संख्याएं? को प्राइम नंबर, जैसे कि इसके नाम में लिखा हुआ सह अभाज्य है, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा मैं। जैसे कि मैंने लिखा 7 और 5, एक मैंने लिखा 8 और 25, फिर मैंने लिखा 16 और 27, और एक और लिख लो 11 और 8, ऐसे लिख लो। ये मैंने नंबर्स लिखे। हमें बताने हैं सहभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो अपने आप में भाज्य हो या अभाज्य हो, ये फर्क नहीं पड़ता अपने आप में, लेकिन जब वे साथ साथ इस्तेमाल हो रही हो तो उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए। एचसीएफ ऑफ टू पेयर्स शुड बी 1। यानी कि ऐसी दो संख्या या ऐसे दो जोड़े जिनको एक साथ इस्तेमाल किया जाए तो उनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, उन्हीं को हम प्राइम नंबर्स बोले। यानी कि जिनका में से जिनका में से जिनका में से
एक हो, ये देखो जरा ध्यान से। अगर यहाँ पे बात करोगे तुम 7 की और 5 की, तो अपने आप में दोनों ही प्राइम है, दोनों ही प्राइम है बिल्कुल। और प्राइम का एचसीएफ तो 1 होता ही होता है, ये बात तो सही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आगे चलो, यहाँ पे कंफ्यूजन है। 8 और 25, देखो 8 एक कंपोजिट नंबर है यानी कि भाज्य संख्या है, और 25 भी एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। अगर ये एक भाज्य संख्या है दोनों, तो इसको प्राइम, इनके नाम में प्राइम क्यों आ गया? क्योंकि इनका जब ये दोनों इस्तेमाल होती है एक साथ, तो इनका एचसीएफ 1 है। इन पेयर का इस्तेमाल हम एलसीएम एचसीएफ में थोड़ा ज़्यादा करेंगे। यहीं समझ लेते हैं, समझेंगे तो वहां पे भी यहीं समझ लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना? यहाँ देखेंगे 16 और 27। अब 16 अपने आप में एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसके भी काफी सारे टुकड़े बनते हैं, और 27 के भी। ठीक, दोनों के टुकड़े बनते हैं तो भाज्य संख्या है। लेकिन अब सहभाज्य क्यों है? क्योंकि इन दोनों को जब एक साथ लिया जाएगा तो इनका एचसीएफ बनाएगा, इसलिए। यहाँ पे देख लो 11 और 8, ये तो भाज्य, ये तो अभाज्य है, ये भाज्य है, यानी कि ये प्राइम है और ये कंपोजिट है। लेकिन जब 7 इस्तेमाल हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? दोनों का एचसीएफ 1 है, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये हो गया हमारा को प्राइम। ठीक है ना? को प्राइम को थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। वजह यही है कि आप सिर्फ इस चीज़ को याद रखो कि जिनके केवल एक एचसीएफ हो, उसको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब मैं जरा देखता हूँ एक बार कि मैंने क्या क्या करा दिया है, कुछ बचा तो नहीं है इस नंबर सिस्टम की वीडियो में। ये हमारी स्लाइड होगी, नंबर सिस्टम ये हो गया। रैशनल रैशनल बता दिए, इवन ओड बता दिए, और जी सारे हो गए लगभग। कंपोजिट नंबर हो गए, प्राइम हो गए, होल हो गए, इवन हो गए, ओड हो गए। और क्या बचा आपका? लगभग मेरे हिसाब से तो अभी कुछ छूट ही नहीं रहा है, हो ही गए हैं। लेकिन फिर भी एक बार चेक करना जरूरी है। हाँ हो गए हैं, फंक्शंस वगैरह सब। हाँ, चलो हो गए। ठीक है, तो ये आपकी मतलब थ्योरी क्लास थी, कंसेप्चुअल क्लास थी नंबर सिस्टम की। नंबरों को पहचानते कैसे हैं, नंबरों को पहचानना जरूरी है। नंबर कैसे काम करते हैं मैंने बता दिया है। अगली क्लास में हम जब आएंगे, शायद कुछ छूट रहा होगा तो वो बाकी उसमें कवर कर लेंगे, अभी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। और सवालों के साथ आएंगे। अब हम इसके आगे सवाल करेंगे। हाँ, अगर हम नंबर सिस्टम के बारे में इतना सब कुछ जान गए हैं तो इसके आगे हम सवाल करेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो बस इसी वीडियो के साथ आपसे विदा लेते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।